सर हाँ यार। हाँ सर, सर दोबारा मेरा बता एक दो। क्वेश्चन था। आवृश्यकर का मतलब है वृश्य यानी ताकत, एनर्जी। वृश्य, वृश्यता। वृष, वृष का मतलब होता है साण। वृष शब्द का अर्थ है साण। वृश्यता यानी साण में कैसा ताकत होता है। कहते हैं ना, कैसा भैंसा आदमी है, कैसे साण आदमी है ये, कभी थकता नहीं है हर मामले में। अब यहाँ पर वृश्य इस शब्द को शारीरिक संबंध बनाने में बहुत कुशल के अर्थ में लगाते थे लोग, लेकिन वृश्य का मतलब जो कभी नहीं थकता। दिन भर खेत में जुताई करता है कृषक, उस साण, उस बैल के कंधे में हल लगा के दिन भर, और शाम को आकर के आराम से नहीं बैठता वो। अगर कहीं खाने को खेलने को मिल जाए तो लपक के दौड़ेगा और वो कई सारे अपना चमत्कार दिखाता है। आप लोगों ने कभी इस तरह के बैल नहीं देखे होंगे, हमने तो बचपन में खूब देखा है। तो बैल जो है जैसे कभी थकता ही नहीं है शरीर में, शरीर शारीरिक रूप से इतना उसमें पावर होता है। ऐसे ही जो वृश्यकर है वह शरीर को थकने नहीं देता, यानी शरीर में खूब ऊर्जा देता है। अवृश्यकर जो शरीर में ऊर्जा है उसको सतत नष्ट करता है। अम्ल जो रस है उस रस को कुछ वृश्यकर माना है, लेकिन लवण को नहीं माना है। लवण तो वृश्यता को नष्ट करता है, कटु भी वृश्यता को नष्ट करता है। और जो तिक्त रस है, जो वायु प्रदान, आकाश प्रदान और अग्नि प्रदान, अग्नि में जो रुक्ष गुण वाला है जैसे कटु, तो वह वृश्यता को कम करते हैं। ठीक है। तो हमने कल परसों तक क्या चीज पढ़ा था स्पष्ट रूप से, द्रव्यों का जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़े थे कि उनका कौन कौन सा महाभूत है, उसमें कौन कौन से गुण है, वो सभी चीज हम लोगों ने, आपको समझ में आया ही होगा। तो सर उस ये जितने भी, सर जितने भी गुरु गुण वाले महाभूत हैं ये सब अवृश्यकर हैं। गुरु गुण वाला जो महाभूत है वो वृश्यकर है, लघु गुण वाला महाभूत जो है वो अवृश्यकर है। अच्छा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सुनिए, नोट करिए, तभी ये समझ में आएगा। बीच में कुछ सवाल पूछने के हिसाब से अगर आप दिमाग में कुछ रखोगे तो जो बताया है वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जरा, कम से कम आधा घंटे तक हम बिल्कुल शांति से सुनेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर हम लोग चर्चा विचर्चा कुछ चर्चा करेंगे, हर तरह से उसको उलट पलट करके देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज आपको बता दूं, आपको मैंने ऊपर बताया था मधुर, अम्ल, लवण, और उसके विपरीत गुण है कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर के विपरीत है कटु, अम्ल के विपरीत है तिक्त, और लवण के विपरीत है कषाय। ये मैंने आपको पहले बताया। इसी आधार पर आप लोगों ने चिकित्सा करना है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो जाना वह रस, किसी किसी द्रव्य में जो रस है उस रस का किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि इन चीजों के ऊपर किस तरह का प्रभाव होता है उसके ऊपर हमने अभी तक डिस्कस किया। अगर वो मधुर रस है तो उसका क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है। अगर वो अम्ल है तो उसका गुण धर्म क्या है। अगर वो लवण आदि है तो उसके गुण धर्म क्या है, वो हमने जाना। अब चूंकि ये हमने इसीलिए जाना क्योंकि हमने किसी रोगी के ऊपर हमने मेडिसिन देना है। रस जानने का आधार क्या है, जानने के बाद हमने रोगी के अनुकूल, रोगी के आधार पर हमने उस दवाई को देना है। अब आज के बाद हम
वह रस जहाँ मधुर है, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनके गुण स्वभाव हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर आज के बाद जाएंगे उन द्रव्यों को टटोलने के लिए, उन जड़ी बूटियों को टटोलने के लिए जहां पर यह सभी गुण है, जो द्रव्य इन गुणों के वजह से शरीर में काम करता है। जैसे हमने पहले कहा था कि विपरीत गुणई द्रव्यैहि, कोई द्रव्य में कुछ गुण है, वह गुण उसके विपरीत गुण वाले दोष को शमन करता है, और उस द्रव्य में जो गुण है वो समान गुण वाले शरीर के दोषों का वर्धन करता है। जैसे दूध है, दूध मधुर रस है। तो अब देखिए जरा मधुर रस का गुण क्या क्या है, मधुर में कौन कौन से गुण है? स्निग्ध, शीत, गुरु। हाँ, तो मधुर में स्निग्ध, शीत, गुण, ये 3 गुण आ गया। तो दूध देने का मतलब हम जो कहेंगे ये दूध है, लेकिन शरीर भाव यानी शरीर को मालूम नहीं है ये दूध है या क्या है। वह शरीर उस दूध में जो स्निग्ध, शीत, गुरु गुण है, उसके आधार पर शरीर उसको देखेगा, शरीर उसको जानेगा। अभी मैं आप लोगों को आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अनिल ओगले जी बहुत उम्र वाले, मेरे फादर के समान इनका एज है, मुकेश जी का एज कुछ हमारे हम सफ़र हम लोगों का एज समान है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, जस्ट आप लोगों ने पढ़ना है, आप सभी विद्यार्थी हो, मैं आपको विद्यार्थी समझ के पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात है व्यवहारिक विचार और एक बात है तात्विक विचार। किसी द्रव्यों को जानने के लिए उसके नाम है, लेकिन उस द्रव्य का जो काम है उसके गुणों के आधार पर है। नाम के आधार पर, उस द्रव्य के नाम के आधार पर कर्म नहीं है। ऐसे ही शरीर में दोषों की भी यही स्थिति है। व्याधि के नाम के आधार पर चिकित्सा नहीं, दोषों के गुणों के आधार पर चिकित्सा है। आ रहा है समझ में? वायु बड़ा है, वायु बड़ा है, और जो वायु है, एक सेकंड, हाँ लोगों, तो मैं क्या कह रहा था, द्रव्य अपने गुणों से शरीर में काम करता है। वो अच्छा है तो उसके अंदर के गुण दिखेगा, वो बुरा क्वालिटी वाला है तो उसके अंदर के गुण दिखेगा। वही गुण से प्रभावित होते हैं दोष, अच्छा और बुरा प्रभाव उसी गुण से होगा। मधुर गुण दिया तो क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, लेकिन क्या घटेगा, वायु घट जाएगा। कटु गुण दिया तो क्या बढ़ेगा, अग्नि बढ़ जाएगा। क्या घटेगा, अग्नि भी बढ़ेगा, और कटु जो है वायु को भी बढ़ाता है, क्योंकि रुक्ष, उष्ण, लघु ये तीनों ही क्या है, वायु का गुण है। उष्ण नहीं है बस, लेकिन रुक्ष और लघु तो है ही। तो आज हम एक चीज यहां पढ़ रहे, तो इसको आप जरा नोट करिए। द्रव्य गुण विज्ञान के हिसाब से जो द्रव्य है, आहार द्रव्यम रस प्रधान आहार द्रव्यम वीर्य प्रधान औषध द्रव्यम। अब इसको ध्यान से सुनना है, नोट करना है, ताकि आगे फिर आपको कोई आज से मैं एक नया सूत्र दे रहा हूं। पहले जो हमने पढ़ा अब उसको आप लोगों ने इन आगे की चीजों के साथ जोड़ना है, लेकिन अब आज से हम एक नया चीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी बिल्कुल आपने कुछ नहीं पूछना है, पहले ध्यान से सुनना है। आहार द्रव्यम रस प्रदानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रदानम औषध द्रव्यम। लिख लिया आप लोगों ने? अब जब हम द्रव्य की बात करते हैं गुणों के आधार पर, कोई भी द्रव्य है
उन द्रव्यों को यहाँ पर चरक ने दो भाग में बांटा है। एक वो द्रव्य जो आहार प्रदान है और एक वो द्रव्य जो जो औषध प्रदान है। सभी द्रव्य आहार प्रदान नहीं है। आहार का मतलब चावल आहार द्रव्य है, गेहूं आहार द्रव्य है, बाजरा आहार द्रव्य है। यानी जिसको हम सुबह दोपहर शाम कभी भी बड़े संख्या में खा सकते हैं और खाने के बाद वह चीज हमारे शरीर के अंदर जाकर के जस्ट ताकत देगा, जस्ट प्रोटीन देगा, रस धातु का पोषण करेगा। आहार द्रव्य का काम जस्ट कितना है कि वो शरीर के अंदर जाएगा, रस धातु को बढ़ाने वाला होगा, जस्ट अंदर जाके प्रोटीन देगा। इसीलिए चावल कितना कब ये बात नहीं है। चावल को दवाई के रूप में नहीं लेना है, गेहूं के रोटी को दवाई के रूप में नहीं लिया जाता। बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, जितने भी जो चरक में, अब आप जब चरक पढ़ोगे, क्योंकि मैं तो आपको सूत्र के हिसाब से पढ़ाऊंगा, बाकी चरक आप अपने आप पढ़ते रहो। अगर 10 पेज होगा तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं पकड़ूंगा और उसके पूरा विस्तृत व्याख्यान कर दूंगा, फिर उसके बाद उसको आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो क्या बात है, मजा आएगा। अब देखो, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य जो भी खाया जाने वाला है उसको चरक ने दो भाग में विभक्त किया है। आहार द्रव्य वो है जिसको खाया जाता है अपने भूख मिटाने के लिए, लेकिन औषध द्रव्य भूख मिटाने के लिए नहीं खाया जाता। रस प्रदान होता है आहार द्रव्य, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं जो सीधे जाकर के रस धातु में अपना प्रभाव दिखाता है। जो आहार द्रव्य है शरीर में विशेष करके पोषण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन जो वीर्य प्रदान औषध द्रव्य है वह द्रव्य में क्या देखना होता है, वो अपने गुणों के आधार पर जाने जाएगा। औषधि द्रव्य वो शीत गुण वाला है तो वायु को बढ़ाने वाला, कफ को बढ़ाने वाला, पित्त को शमन करने वाला होगा। वो उष्ण गुण वाला है तो वात शमन, कफ शमन, पित्त को बढ़ाने वाला होगा। अगर वो स्निग्ध गुण वाला औषधि है, क्योंकि वीर्य प्रदान है, वीर्य क्या है, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, है ना, तो ये सारे वीर्य है ये। ओके, आया समझ में, ये सभी क्या है, यह वीर्य है। तो द्रव्य सर ये सर चरक के सूत्रस्थान का कौन सा श्लोक बताया आपने? ये आपने पढ़ना है, एक सेकंड। हाँ, ये आप ले लीजिएगा, चरक सूत्र स्थान अभी आपने लेना है। सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिला करके इसको बताया हुआ है, द्रव्य गुण विज्ञान इस ग्रंथ के आधार पर मिला के बताया हुआ है, लेकिन आप इसमें ले सकते हैं चरक संहिता प्रथम स्थान सूत्र स्थान प्रथम अध्याय के 66वां सूत्र, 66वां लवणा वायु, हाँ 66, वायु कषाय स्वाद तिक्तका जयंती पित्तम श्लेष्माणम कषाय कटु तिक्तका। इसका इस श्लोक का वैसा ही अर्थ नहीं है जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब मैंने आपको चूंकि बताया था कि मैं सभी ग्रंथों का सारांश आपके सामने रखना है मैंने। और सर द्रव्य गुण विज्ञान में भी है ये? हाँ, द्रव्य गुण विज्ञान में भी है। आपको जो उसमें क्या देखना है सर, उसमें क्या देखना है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ वही देखना है। अभी आप इधर उधर मत देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए, उसके बाद फिर देखना कि ये प्रसंग कहाँ है, कैसा है, किस जगह में। ये द्रव्य गुण विज्ञान में है। द्रव्य गुण विज्ञान के जो रस आदि, जो रस, ये आपका जो है गुणों के आधार पर जो द्रव्यों को हम देखते हैं वहां पर है। तो आहार द्रव्य सिर्फ जिसमें पोषण होता है, जो रस धातु को पोषण देता है, वहां तक सीमित हो गया। आहार द्रव्य का और कुछ नहीं है। कब भूख लगेगा तब आहार द्रव्य देना है। उस व्यक्ति की क्वालिटी, उस व्यक्ति अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, उसके हिसाब से भोजन की व्यवस्थाएं वो होनी चाहिए आहार द्रव्य के हिसाब से। अब चूंकि आयुर्वेद तो औषध द्रव्य के हिसाब से चलता है, आयुर्वेद दोनों के हिसाब से चलता है वैसे तो, आहार और औषध द्रव्य इन दोनों को उसने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे औषध द्रव्य, तो यह जो वीर्य प्रदान जो औषध द्रव्य है वो गुणों के आधार पर 3 प्रकार के क्वालिटी वाला होगा।
तो लिखिए जरा औषध द्रव्य के 3 क्वालिटी। ये 3 क्वालिटी औषध द्रव्य को हमने रोगों के, जो रोगी है उसके शरीर और दोषों को देख करके हमने ध्यान देना है दवाई। 3 क्वालिटी वाला है औषध द्रव्य। एक का नाम है तीक्ष्ण वीर्य, एक का नाम है तीक्ष्ण वीर्य, दूसरे का नाम है मध्य वीर्य, तीसरे का नाम है हीन वीर्य। आपके पास एक व्यक्ति आया और उसको आपने उसका डायग्नोस किया, आपने उसको दवाई देना है। अब ये जो दवाई है आपको पता होना चाहिए कि 3 गुण वाला है। एक ही द्रव्य 3 गुण वाला है। वो या तो तीक्ष्ण गुण वाला हो सकता है, तीक्ष्ण वीर्य वाला हो सकता है, या मध्य वीर्य वाला हो सकता है, या हीन वीर्य वाला हो सकता है। जब भी हम कभी किसी व्यक्ति को औषधि देते हैं तो यहाँ 2 बातें हैं। एक तो उस आदमी के शरीर का बल कैसा है। अनिल जी को तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे रचयिता जी है, रचयिता जी को कोई प्रॉब्लम हो गया। अब इनको पूछा जाए कि आपका सत्व बल कैसा है। अब यहाँ देखो आयुर्वेद कितने गहराई में जाके सोचता है। रचयिता जी को आपने एक दवाई देना है जिसका नाम है तिल का तेल। आपके दिमाग में आया कि मैंने रचयिता जी में कोई एक समस्या है जो वात कारक है और मैंने तिल का तेल देना है। और तिल का तेल तो फाइनली क्या करता है, वात शामक गुण वाला है। तिल का तेल में क्या है, कौन सा गुण है, वायु को शमन करने वाला गुण है। अब हम तुरंत यहाँ क्या देखेंगे, वह जो तिल का तेल है किस क्वालिटी वाला दिया जाए। उत्तम क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी, हीन क्वालिटी। या मैं कहूं क्वालिटी का मतलब, हीन क्वालिटी का मतलब जिसमें नेगेटिव प्रभाव है, जिसमें बहुत सारे दुर्गुण है, ऐसी बात नहीं है। उसकी क्वालिटी का मतलब है, अगर हम बात करेंगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे काली तिल के बारे में, तो तिल जो है वो मधुर। आप लिखिए जरा तिल का कौन कौन सा, ये चीज आपको ध्यान देना है। मधुर, स्निग्ध, उष्ण, कषाय और कटु, ये गुण है इसमें। यह गुण क्या है, ये उस तिल नाम के औषधि में वीर्य है। उसका वीर्य कौन सा है, उष्ण वीर्य है। उसका रस का गुण क्या है, कषाय, कटु, मधुर। मधुर होने के वजह से यह स्निग्ध गुण भी है। मधुर होने के वजह से इसमें मधुर गुण होने की वजह से स्निग्ध भी होगा। अब देखो, अब यहाँ पर जो द्रव्य है उसके हमने उत्तम बल, मध्यम बल, तीक्ष्ण बल, मध्यम बल और मृदु यानी हीन बल की जो हमने बात किया, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। रचयिता जी को तिल का तेल देना है, लेकिन इनका बल बहुत कमजोर है। इनका बल, या हम कहें इनके शरीर में प्रोटीन बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, प्रोटीन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर में कफ की वृद्धि ज्यादा हो रही है। तो अब हमने तीक्ष्ण बल, तीक्ष्ण गुण वाला, जैसे हमने औषधि के बारे में 3 अवस्था जाना था, तीक्ष्ण, मध्यम और हीन। अब देखो, अगर हम यहाँ पर तीक्ष्ण गुण वाला तिल का तेल देंगे तो उस तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कब होगा, नया जो तिल है, नवीन तिल, पहाड़ों में उगाया हुआ, बनाया हुआ, फलाया हुआ जो तिल है, उसमें बहुत तीव्र गुण होता है कि नहीं होता। उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, उसमें मधुर रस ज्यादा होगा, इसलिए उसमें स्निग्ध गुण ज्यादा होगा। अगर उसमें स्निग्ध ज्यादा है, मधुर ज्यादा है, इसका मतलब है
उसमें उष्ण और कटु रस कम होगा। देखो एक ही द्रव्य में अगर 4-5 रस होगा, 4-5 रस होगा और ज्यादा गुण होगा, तो वो द्रव्य में, उस द्रव्य, वो जो चीज है कब बना है, कब निकला है। अगर वो नया होगा, नया तिल होगा, तो उसमें मधुर रस ज्यादा होगा। मधुर रस है तो स्निग्ध गुण होगा। स्निग्ध और मधुर होने का मतलब अपने आप ये उष्ण और कटु इन दोनों को वहां पर खत्म कर देगा। लेकिन ग्रंथकार ने एक साथ लिख दिया कि भाई ये मधुर, स्निग्ध, उष्ण, कषाय और कटु, ये 5 गुण तिल में रहता है। लेकिन ये अवस्था के हिसाब से, ऐसा नहीं कि तिल के हर एक दाने में एक समान गुण में ये गुण रहता होगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको? अभी अभी खेत से निकला हुआ जो तिल है, उस तिल में मधुर रस ज्यादा होगा। मधुर होने से स्निग्ध ज्यादा है, उसमें तेल ज्यादा निकलेगा। स्निग्ध ज्यादा है इसीलिए इसमें उष्ण और कटु रस विशेष करके कम है। उष्ण तो खैर होगा ही, लेकिन कटु रस इसमें कम है। कटु रस इसमें क्या है? कम है। अब कटु रस जिन गुणों को बढ़ाता है, वो गुण इसमें कम होगा जो नया तिल है। यही चीज आप हर चीज में लगा करके देखो। चावल है, ग्रंथकार बोलते डायबिटीज अगर हो तो नया चावल नहीं देना। वहां पर भी यही आशय है कि नए चावल में मधुर गुण ज्यादा होगा। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे वह जो चावल है उसमें मधुर रस की कमी होता जाएगा। मधुर रस की कमी होने का मतलब शरीर में कफ को बढ़ाने की क्वालिटी कम होता जाएगा। तो क्या दिया जाए? अगर रचयिता जी के शरीर में मधुर रस ऑलरेडी बढ़ा है, लेकिन तिल का तेल देना है आपने, तो आपने उसके हीन बल वाला जो तिल है, उससे निकला हुआ, जैसे पुराना तिल है, सूख चुका है, तिल का दाने जो है रस विहीन है, बहुत कम रस है, एकदम मटमेला टाइप का हो गया है, दिखने में अच्छा नहीं है, रस विहीन है, तो जितना पुराना हो गया तिल, उतना उसके अंदर स्निग्ध गुण की कमी होगी। जैसे ही उसमें स्निग्ध गुण की कमी होगी तो मधुर गुण की भी कमी होगी। तो मधुरहीन का मतलब फिर उसमें कटु रस बढ़ जाएगा। पहले जहाँ नया तिल में मधुर रस ने कटु रस को दबा के रखा था, लेकिन अब मधुर रस बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मधुर रस कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कटु रस बोलता है कि हाँ भाई अब हम उठेंगे। तो कटु बढ़ने का मतलब शरीर में अब थोड़ा सा ये वायु को बढ़ाने वाला होगा, या पित्त को बढ़ाने वाला होगा। इसीलिए पुराना तिल के तेल पित्त वर्धक होगा, उसमें ज्यादा उष्ण गुण होगा। नया तिल का जो तेल है उसमें मधुर के वजह से थोड़ा कफ वर्धक। इसीलिए तिल का जो तेल है वो वृश्यकर भी माना है। वृश्यकर कब होगा? यदि वो नया तिल होगा तो वृश्यकर है, यदि वो पुराना तिल का तेल है तो वो वृश्यकर नहीं है, फिर वो अवृश्यकर है, क्योंकि उसमें अब मधुर और स्निग्ध गुण नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? तो एक द्रव्य है, उसका हमने दो भाग किया, आहार द्रव्य, औषध द्रव्य। आहार द्रव्य में जो रस प्रदान होता है, सिर्फ रस धातु को बल देने का काम आहार का है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रोटी खाऊं और वो कफ को बढ़ाए या कफ को कम करे। ये रोटी में हमने ऐसा एस्पेक्ट नहीं करना है इन चीजों को कि मैं चावल खा करके वायु को बढ़ाऊं या चावल खा करके वायु को घटाऊं। दोषों को घटाने और बढ़ाने के लिए औषध प्रदान द्रव्य है, आहार के लिए नहीं सोचना, वो औषधि के लिए। फिर आहार क्या करेगा? आपके शरीर में, जो शरीर है उसको ऋतु के हिसाब से, हम लोगों ने पहले जो पढ़े थे कि आहार का डिसाइड ऋतु के हिसाब से होना चाहिए, अग्नि के हिसाब से होना चाहिए। उसका काम सिर्फ प्रोटीन देना है। अगर आपका अग्नि कमजोर है तो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगी। अगर अग्नि बहुत ज्यादा है
तो अन्न की ज़्यादा आवश्यकता होगा और प्रोटीन को वो जला देगा। तो आहार रस का इतना ही मकसद है कि रोटी खाना है, समय में खाना है, जब भूख लगेगा तो खाना है, बस खत्म। सुबह 10 बजे रोटी खाओ, शाम को 6 से लेके 8 बजे के बीच में खाओ, बस। यह आहार द्रव्य। औषध द्रव्य जो है वीर्य प्रदान होता है, गुण प्रदान होता है, इसीलिए उसमें तमाम तरह की बातें देखना होता है। वो तीक्ष्ण वीर्य वाला है, मध्यम वीर्य वाला है या हीन वीर्य वाला है, इसके वीर्य के हिसाब से यहाँ पर ये सारी बातें किया जाएगा। जब हम द्रव्य के बाद औषध द्रव्य के जब हम बात करते हैं तो एक सूत्र और लिखिए कि वह औषधि प्रकृति, एक सूत्र है यहाँ पर, प्रकृति विकृति विचार देश काल वशा, सूत्र लिखिए। ये अपना चरक में है, ये सूत्र है चरक में, आप नोट करिए चरक का ये। अच्छा, यहाँ भी नहीं है शायद, चरक में चरक में आइए, सूत्र स्थान अध्याय तो षड्विंश 26वां अध्याय, अभी मैं जो बोल रहा हूँ 26वां अध्याय, सूत्र है आपका 9वां सूत्र, सूत्र स्थान 26वां अध्याय 9वां सूत्र, बाद में उसको पढ़ लेना। अब यहाँ ये सूत्र बोलता है, जब हम द्रव्यों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि वह द्रव्य उष्ण गुण वाला है, स्निग्ध गुण वाला है, मधुर रस वाला है, कटु रस वाला है, ये सभी तो ठीक है, लेकिन द्रव्य को देखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी द्रव्यों में कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं उसके अंदर, जो प्रकृति के माध्यम से कुछ विकृति होकर के, कुछ प्रकृत अवस्था होकर के वह जो द्रव्य है उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। सूत्र लिखा, प्रकृति विकृति विचार देश काल वशा। एक द्रव्य को देखने के लिए हमें प्रकृति, विकृति, देश और काल, ये 4 चीजें हमने वहां पर ध्यान देना है। आयुर्वेद सीखने के लिए ये चीज का बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, ये शब्द है, शब्द श्रृंखला। इसके लिए इसको इग्नोर करके हम आगे नहीं जा सकते थे। थोड़ा सा बोरिंग वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन इसको आप लोगों ने जस्ट याद करना। तो सबसे पहले जब भी हम किसी रोगी के शरीर में कुछ दवाई पहले डायग्नोस किया, उसके बाद दोष के बारे में पता चला, उसके बाद उस दोष को नष्ट करने के लिए कोई एक दवाई आपने चयन किया, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि इस जड़ी में कौन सा गुण है, मधुर रस है या नहीं, कौन सा रस है इसमें, मधुर, अम्ल, लवण आदि, और उसके स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु, लघु आदि कौन सा गुण है, आपने पहले जैसे हम पढ़ते आ रहे स्टेप बाय स्टेप आपने उसको नोट किया। अब आपने एक चीज नोट करना है, जो अभी मैंने आपको बताया, प्रकृति विकृति विचार देश काल वशा। सबसे पहले हमने उस द्रव्य के प्राकृत अवस्था देखना है। प्राकृत अवस्था मतलब क्या उस पदार्थ में प्रकृति ने या प्रकृति के माध्यम से स्पेसिफिक कुछ चीज आदान किया है, डाला हो, उसका गुण कुछ भी हो, लेकिन पता चला वो गुण के हिसाब से काम ही नहीं करता। मैं एक उदाहरण दे दूंगा, समझ में आएगा। मूंग का दाल, अब ये प्रकृति विचार का मतलब क्या है वो आपको मैं समझा रहा हूं। मूंग का दाल, आपको पता है मूंग का दाल हर एक जो आयुर्वेदिक वैद्य है वो पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप मूंग की दाल खाओ, मूंग की खिचड़ी खाओ। आपको पता है जितने भी जो दाल है वो कैसा होता है, मधुर रस वाला होता है, गुरु गुण होता है, कषाय रस भी होते हैं ज्यादातर। सारे दाल भारी होते हैं, हैवी होता है, उसको डाइजेस्ट करना शरीर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, अग्नि के लिए। इसीलिए जितने भी जो रोगी आते मेरे पास, मैं तो ज्यादातर कहता हूं कि भाई सारा दाल बंद करो, दाल डाइजेस्ट नहीं होता विशेष करके हिंदुस्तान में। लेकिन एक दाल है, उसको हर एक
डॉक्टर बोलते हैं आयुर्वेदा कि भाई आप उसको, एलोपैथिक वाले भी बोलते, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये बोलते क्यों हैं। लोग बोलते भाई आप मूंग की दाल का सब्जी बनाओ, रोटी के साथ खाओ। लेकिन जब हम मूंग की दाल के गुण धर्म पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है यह मूंग का दाल मधुर और कसाई, दो रस है इसमें। मूंग की दाल में दो रस है, मधुर और कसाई। अब देखो जरा, मधुर होने का मतलब ये गुरु हो गया, कसाय होने का मतलब भी ये गुरु ही हो गया, क्योंकि पृथ्वी महाभूत है कसाय में। वायु है, वायु के हिसाब से लघु है, लेकिन चूंकि वो, अब मान लो कि कोई आदमी चावल के साथ मूंग की दाल खा रहा है, तो चावल भी गुरु है, गुरु के साथ मूंग की दाल लेगा तो वायु वाला तो काम नहीं करेगा चावल के साथ, तो मूंग में जो गुरु है वही काम करेगा। या कसाय रस में भी जो पृथ्वी महाभूत है वही यहाँ पर कार्य करेगा। भाई अगर कोई द्रव्य कसाय और मधुर रस वाला है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसको हम, हर किसी के लिए, एक रोगी को हम कहते हैं भाई आप, है ना, ये हल्का कैसे हो गया, ये लघु कैसे हो गया, हमने क्यों माना इसको लघु। कहते हैं ना कि भाई मूंग का दाल बड़ा हल्का होता है, लघु गुण वाला होता है, लेकिन भैया इसका रस तो मधुर और कसाय है। आप द्रव्य गुण में जाके पढ़ो, मूंग का दाल का रस है मधुर और कसाय है। तो यहाँ जो ये हल्का इसीलिए इसको माना क्योंकि प्रकृति विकृति विचारा देश काला बसा, ये प्रकृति उसके अंदर एक स्पेसिफिक गुण डाल रहा है, ये प्राकृत गुण है, उसमें रस कुछ भी हो, लेकिन प्रकृति बोलता है कि भाई मैंने ठप्पा डाल दिया इसमें कि ये लघु है तो है, ये लघु है तो लघु है, अब इसको लघु मानो, और वो लघु के ही समान काम करता है, बेशक उसका रस कुछ भी हो। तो ये जो लघु जैसा काम क्यों कर रहा है, किसी देश में इसका उत्पादन हो, कहीं भी हो, मूंग का दाल वो लघु ही होता है। तो लघु होने के पीछे द्रव्य की प्रकृत विचार है, वो उसमें जब वो उत्पादन होता है तो उस देश का जो प्रकृति है वो प्रकृति उसके ऊपर वैसा कृपामय हो जाता है, कृपा बरसाता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक जो मूंग का दाल है वो गुरु रस वाला होने के बावजूद भी लघु है, इसलिए वो मूंग की दाल खाने योग्य है। ये रस के प्रभाव नहीं है, ये रस के कारण नहीं हुआ, ये प्रकृति के कारण हुआ है। ठीक है, तो कुछ द्रव्य जिसका रस कुछ भी है, अगर प्रकृति के वजह से उसमें परिवर्तन होता है तो उसके रस कुछ भी हो, विपरीत उसका गुण होगा। आया समझ में? तो द्रव्य को चुनाव करते वक्त हमने एक चीज ये जाना कि इसका प्रकृति के वजह से तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। दूसरा समझो, अभी हमने आपको बताया तिल का तेल, तो तिल के तेल में भी यही समझ लो, तिल के तेल में भी क्या समझ ले कि भाई वो मधुर स्निग्ध उष्ण कषाय आदि है, लेकिन प्रकृति वसात किसी ऐसे जन्म में, ऐसे प्रकृति में उसका उत्पादन हुआ है, रुक्ष प्रदेश में हुआ है, रुक्ष प्रदेश में होकर के कई साल तक उसको बाहर रखा गया, हवा के ठोकरों से या हवा के झोंके से वह जो तिल है रुक्ष गुण वाला हो गया, उसमें तेल बहुत कम बच गया, अगर है भी तेल निकलेगा कम, जो निकलेगा उसमें स्निग्ध और मधुर गुण कम रहेगा। तो ऐसे में यह तेल जो वायु को शमन करने के लिए तेल को बताया जाता है वो वायु को बढ़ाने वाला गुण वाला होगा। जो वात शमन करने वाला तिल था, अब ये कटु और उष्ण गुणों के, कटु गुण के अधिक बढ़ने से, कषाय गुण के अधिक बढ़ने की वजह से, क्योंकि कषाय में तो रुक्ष गुण होता है, ऐसे कटु में भी रुक्ष गुण होता है, तो रुक्ष गुण के बढ़ने के वजह से जो वायु में रुक्ष गुण है वो बढ़ जाएगा, तो फाइनली यह तिल का तेल वायु को बढ़ाने वाला होगा। तो ये क्यों हुआ? ये रस के आधार पर नहीं, यह प्रकृति के आधार पर हुआ। पहले ऊपर स्पेसिफिक मूंग को हमेशा के लिए लघु गुण वाला बनाया प्रकृति ने।
दूसरे नंबर में जो तिल है वो एक अवस्था में रहने से, जिसके मधुर रस क्षीण हो गया, क्षीण होने से स्निग्ध में जो है कि कफ को बढ़ाने वाले गुण नहीं रहा, तो वातवर्धक होने के वजह से ये ऐसा हो गया। तो आपको समझ में आया, प्रकृति द्रव्य में प्रकृति का प्रभाव अगर होगा तो उस द्रव्य के गुणों में परिवर्तन कर देता है। इसीलिए जब रोगी आते हैं, दोषों का आपने डायग्नोस तो किया, जब आप दवाई दोगे तो दवाई देते वक्त पहले हमने ये देखना है प्रकृति के हिसाब से वह जो द्रव्य है उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर के आप अगर किसी को मुलेठी भी दे रहे हो तो मुलेठी जाना जाएगा मधुर विपाक के हिसाब से, लेकिन अगर मुलेठी ऐसे देश में उत्पन्न हुआ है जो बहुत रुक्ष गुण वाला है, जैसे राजस्थान जैसे जगह में अगर मुलेठी होता है, बाजरा रुक्ष प्रदेश में होता है, बाजरा जाना ही इसी हिसाब से जाता है, क्योंकि ज्यादातर रुक्ष प्रदेश में जो जंगल प्रदेश है वहां बाजरा होता है। लेकिन अगर आपने हिमालय में उस बाजरा को उगाया तो, मुकेश जी के घर के बगल में बाजरा उगा दिया, मुकेश जी आपके तरफ होता है बाजरा? सर यहाँ नहीं होता। हाँ, नहीं होता। यहाँ लेकिन पर अगर सर आपने बाजरा उगाया, हाँ जी, सर मंडवा होता है यहाँ। मंडवा क्या होता है? मंडवा नहीं जानते आप? कोदू। कोदो, वो भी बहुत ज्यादा रुक्ष होता है। कोदो को सत्व आहार नहीं माना है, कोदो तामस आहार है। वो कोदो जो होता है तामस आहार है, आयुर्वेद के हिसाब से कोदो को ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। सर्दियों में करते हैं सर यहाँ तो। हाँ, सर्दी में करते क्योंकि वो रुक्ष प्रकृति का होता है। जैसे बाजरा है वैसे ही कोदो, कोदो जो होता है हिमालय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में होता है, और बाजरा। लेकिन अगर इस बाजरा को आपके घर के आसपास में उगा दिया जाए और उस कोदो को राजस्थान में उगा दिया जाए, सर गुण चेंज हो जाएंगे उसके। आयुर्वेद इसी का नाम है। जो चीज आप प्रयोग करने जा रहे हो, अब उसका क्या गुण ग्रंथकार बोलते हैं वो एक बात है, लेकिन वो चीज बन के कैसे आ रहा है। राजस्थान में रुक्ष प्रदेश में उगने वाला बाजरे को मुकेश जी के घर के बगल में रखेंगे, जो जंगल जो है कि इस तरह के प्रदेश है, तो जो शीत प्रदेश है, जो हिमाचल के जो क्षेत्र है, तो उसकी जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करें। भाई दे तो रहा हूं लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उस द्रव्य के गुणों के ऊपर तो ध्यान दिया, लेकिन वो द्रव्य कहाँ उत्पन्न हो रहा है, अपने स्थान में हो रहा है या विकृत स्थान में हो रहा है। तो हमने हर द्रव्य के प्रकृति को ध्यान देना है। प्रकृति को ध्यान देते वक्त हमने दो आधार बताया। एक आधार क्या, उस प्रकृति में स्पेसिफिक प्रकृति ने या महाभूत ने, जैसे मूंग के दाल में लघु गुण डाल दिया, प्रकृति बोलता है तेरे अंदर जैसा भी रस हो, मधुर हो, कषाय हो, वो रस अपने में रहेगा, अंदर ही पड़ा रहेगा, लेकिन जो शरीर में काम करेगा तो लघु ही गुण वाला काम करेगा। तो ऐसे कुछ जो द्रव्य है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है। अब तिल है, पता चला बहुत पुराना तिल है, कृमि से युक्त है, स्निग्धता नाम का कोई चीज नहीं है, रुक्षता उसमें आया हुआ है। ऐसा तिल अगर आप पिष्टी बना करके भी किसी को आप दोगे तो तिल क्या करेगा? नुकसान नहीं करेगा। तो फाइनली क्या हो गया, एक द्रव्य अगर हम चुनाव करेंगे गुणों के आधार पर, जो कल तक हम सीखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ आकर के हम मार खाएंगे। तो उसके कहाँ उत्पन्न हुआ है उसको ध्यान देना है। दूसरे नंबर में यहाँ पर क्या आया? विकृति बसा। ऊपर हमने बताया प्रकृति, और अब नीचे हम बता रहे उस द्रव्य के विकृति अवस्था, विकृत अवस्था।
अभी हमने उस प्राकृत अवस्था में विकृति को देखा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे विकृत अवस्था में प्राकृत अवस्था। यानी कि वह जो पदार्थ, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाता है तो मिलने से जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका भी हमने यहाँ अंदाज लगाना है द्रव्य में। जैसे ब्रीही नाम को पता है आपको? ब्रीही, ब्रीही जो होता है छोटे छोटे चावल का जो छोटे छोटे जो टुकड़ा है उसका नाम है ब्रीही। और लाजा, धान को अगर हम फ्राई करेंगे, उसको भुनेंगे आग में, कढ़ाई में, तो जो फुलिया जैसे जो निकलता है उसको हम बोलते हैं लाजा। ये बड़े लघु गुण वाला होता है। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, चीजें पच नहीं रहा है, चावल खाने से आपको पेट, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कब बढ़ा हुआ डायबिटीज है, तो ग्रंथकार क्या बोलते हैं? ब्रीही और लाजा, इनका चावल बनाकर खाना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यकता से ज्यादा लघु गुण है इसमें। लघु किसमें होगा? जिसमें मधुर रस की कमी होगी। लेकिन विकृति अवस्था, विकृत का मतलब है उसमें हम अगर कुछ करेंगे, उसके अंदर हम कुछ भी उठापटकी करेंगे उस द्रव्य में, जैसे लाजा को एक कटोरी में डाला या एक कढ़ाई में लाजा डाला और उसमें ब्रीही यानी चावल के पाउडर भी डाला, लाजा के पाउडर बना के डाल दिया, और डाल करके वहां पर आपने शीत समझ करके घी डाला और चने के सत्तू भी डाल दिया थोड़ा सा। अब आपको, आपके मन में आया यार ये लाजा भी लघु, ब्रीही भी लघु, दोनों लघु लघु है, चलो मैं इसके लड्डू बना के खाऊंगा। क्या खाऊंगा? लाजा और ब्रीही दोनों लघु लघु है, थोड़ा घी डाल करके लड्डू बनाऊंगा। भाई मिश्री भी लघु है, मिश्री जो है कि मधुर जरूर है लेकिन थोड़ा सा मैं मिश्री डालूंगा, मिश्री लघु नहीं है, ध्यान देना, माफ कीजिएगा वो गुरु, लेकिन थोड़ा मिश्री डाला, थोड़ा घी डाला, लेकिन आपने ज्यादातर लाजा और ब्रीही डाला। अब ये लघु नहीं रहेगा, जो लाजा है वो गुरु में परिवर्तित हो जाएगा, जो ब्रीही है वो भी गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपने संस्कार किया ना अभी ऐसा ही। तो जो द्रव्य जैसा है वैसे लेना चाहिए, परिवर्तन करोगे तो गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। ज्यादातर हम क्या करते हैं? हाँ, कफ को शमन करना है, ये डाला वो डाला, और बाद में क्या क्या डाल देंगे? घी डालेंगे, गुड़ डालेंगे। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपने मूंग का दाल बनाया, ये देखो विकृति कैसे हमने जानना है, ये चीजें हमें समझना होगा, इसका भी हमने ध्यान देना होगा। देखो आयुर्वेद कितनी गहराई में समझता है चीजों को। आपने मूंग का दाल बनाया, रचेता जी ने बनाया अथवा अनिल जी ने बनाया, और इतना बड़ा मूंग के दाल को आपने थर्मस में डाला अथवा मूंग के दाल को आपने टिफिन में डाला, और ऊपर से गर्मा गर्म दाल डाल करके ढक्कन लगा दिया, लगा करके आप ऑफिस चले गए काम करने, दोपहर के 2 बजे खाएंगे इसको। अरे भैया लघु है, मूंग के दाल तो लघु ही है। देखो आयुर्वेद कितना मस्त चीज है ना, एक चीज संस्कार से कभी लघु हो जाता है और कभी गुरु हो जाता है। मन में आया यार चलो लघु, हल्का हल्का चीज खाएंगे, ज्यादा भारी गरिष्ठ चीजें मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। मूंग के दाल का खिचड़ी बनाया और बना करके मूंग के दाल बनाया, थोड़ा रोटी डाला, मन में आया यार चलो ठीक है रोटी थोड़ा गुरु जरूर है लेकिन मूंग के दाल हल्का है, हल्का चीज हम खाएंगे, टिफिन में डाला, ऊपर से गर्मा गर्म था, मन में आया कि यार गर्म ही डालेंगे, नहीं बाद में जाके ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं डालना, तो टिफिन ऊपर से आपने ढक्कन लगाया और लगा करके 2 बजे तक। अब क्या होगा? ये लघु हो या गुरु होगा? ये गुरु होगा। गुरु क्यों होगा? क्योंकि ऊपर जो पसीना जा आ रहा है उसमें से जो स्वेद होता है ना वो गुरु गुण वाला होता है। इसीलिए कुकर में बनाया हुआ चावल डायबिटीज के रोगियों को कुकर में पका करके चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों? कुकर दुष्ट नहीं है, बेसिकली कुकर में है क्या चीज, वो हम ढक्कन लगा देते हैं, उसके पसीना सारा चावल में आ जाता है। अगर वो पसीना को निकलने की व्यवस्था हो जाए ना कि वहां से जो स्टीम है वो नीचे ना गिरे, बाहर ही बाहर जाए, तो कुकर भी दुष्ट नहीं है। पहले जमाने में लोग चावल खुले बर्तन में पकाया करते थे, पानी को भी फेंक दिया छान करके और खुले ऐसे करके रखते थे, उसकी जो स्टीम है भाप ऊपर जाता था, पसीना बन के नहीं आता था। तो जब भी आप किसी चीज को पका करके ढक के, हर चीजें देख लो, आपने च्यवनप्राश बनाया,
गर्मा गर्म बना करके ढक के रख दिया, तो जो गुरु है वो गुरुत्तर हो जाएगा। मतलब ढकने से क्या होगा, गर्मा गर्म चीजों को ढक करके आपने रखा, चाहे वो पसीना आए या ना आए, वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो विकृति के अवस्था में उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होकर के वो अगर लघु है तो गुरु होगा, अगर गुरु है तो लघु होगा। इस स्थिति को भी हमें समझना होगा। जैसे अब यहाँ विकृति को एक तो हमने ये देखा, दूसरा विकृति आप सब लोग जानते हो, शहद और घी। शहद भी अमृत है और घी भी अमृत है, दोनों को बराबर मिला करके चटनी सा बना लो, अब क्या हो गया, ये जहर हो गया। ये जहर कैसे हुआ, आज तक कोई नहीं जानता कि इसमें केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, वो जहर बन क्यों रहा है, इसके पीछे का केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है या केमिकल जो प्रोसेस हो रहा है, उसका आधार कभी तक किसी ने नहीं जाना। लेकिन इतना जाना है कि ये जहरीला होता है, स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। लेकिन आयुर्वेद बोलता है इसका आधार है विकृति। द्रव्य में जो दो अमृत है उनको एक साथ एक समान मात्रा में अगर हम डालेंगे तो यह विकृति हो गया। दूसरा ले लो, कुचला। कुचला नाम का एक फल होता है, पता है आप लोगों को कुचला? रचयिता जी जानते हैं? जानते कुचला? ओके, निशांत जी जानते, अनिल जी, सब लोग जानते। कुचला जहरीला होता है, लेकिन वही कुचला को जब हम गोमूत्र में डालते हैं कुछ दिन के बाद उसका सारा जहर पता नहीं कहाँ जाता है, उसका जहर ही नहीं रहता, जहर उड़ जाता है। उसको निकाल करके अंदर से जीभ को निकाल कर फेंकते हैं तो उसका जहर रहता नहीं है। लेकिन उसको जस्ट अगर आप पानी में डाल करके गीला करोगे, जीभ निकालोगे तो उसके जहर नहीं जाएगा, उसका जहर गोमूत्र ही निकालता है। तो ये क्या है, ये द्रव्यों की विकृति है। तो द्रव्य में आया हुआ विकृति उस द्रव्य में अमृत भी डाल सकता है, उसमें जहर भी बना सकता है, उसके गुणों की भी परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए जब हमें किसी को जब हम दवाई देंगे तो विशेष करके ये चीज हमने ध्यान देना होता है कि यह जो दवाई है, यह जो द्रव्य है, हम किस तरह से दे रहे हैं किसी को, किस तरह से रोगी उसको ले रहा है। तीसरे सर नंबर ये पे, बताना है। हाँ जी, हाँ जी, ये शहद, जैसे शहद की कोई पुड़िया पुड़िया दिन छिपने के बाद ले लेते हैं या नहीं ले सकते? क्या करें? कोई शहद की पुड़िया दिन छिपने के बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? कभी भी ले लो। मैं अपने यहाँ मना करते हैं। शहद को दिन छिपने के बाद हाँ जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देता हूँ। अच्छा सर, अच्छा। देखो सर शहद तो गर्म करने के बाद भी पॉइजन होता है ना? शहद को कभी गर्म नहीं किया जाना चाहिए। नहीं सर, पानी में तो गर्म कर सकते हैं, पानी में बर्तन रख के। मैंने आपको बताया कि शहद को हर हाल में गर्म नहीं करना है। अच्छा। शहद को किसी हाल में, क्योंकि रुक्ष गुण वाला है, उष्णता में भी रुक्षता होता है, तो वो फिर गड़बड़ करेगा। तो प्रकृति विकृति ये दोनों विचार करने के बाद अब दो चीज रह जाता है, एक का नाम है देश, एक का नाम है काल। हमने देश भी विचार करना है और काल भी विचार करना है। देश यानी वह द्रव्य, उसके अंदर कुछ भी गुण, द्रव्य गुण विज्ञान ने बताया है, आयुर्वेद ने बताया है, हमें ये ध्यान होना चाहिए वह द्रव्य किस देश में प्रकट हुआ है, वह द्रव्य किस देश में बना है। कोई भी द्रव्य में ताकत को बढ़ाने वाले, मधुर और स्निग्ध गुणों को बढ़ाने की जो गुण है, वो जितना हिमालय में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों में होता है उतना दूसरे जंगल प्रदेश में नहीं होता। अनूप देश में
पैदा होने वाले जो जड़ी बूटी है वो देश विशेष से उसमें शरीर में ब्रह्मण करने की जो चीज है उसमें ज्यादा होता है, लेकिन लघु करने के मामले में जो जंगल प्रदेश है वहां उत्पन्न जो द्रव्य जो जड़ी बूटी है वो वहां पर जाना जाएगा देश के हिसाब से। तो कोई एक जो द्रव्य है देश के हिसाब से, अगर हम कहेंगे कि मानो चावल है आपके सामने, 4 जगह से एक एक कटोरी चावल लेके आया है कोई, एक हिमाचल से ले आया है, एक राजस्थान से ले आया है, एक जो है पंजाब का है, और एक दक्षिण भारत के किसी जहां पर बरसात ज्यादा होता है केरल के साइड जगह में, 4 जगह से आया हुआ वही चावल, नाम तो एक है लेकिन सभी में एक समान गुण नहीं है, सभी में एक समान गुण नहीं है, सभी में देश विशेष में परिवर्तन होने की वजह से उसके गुणों में परिवर्तन हुआ है। जो वर्षा वाली स्थान है वहां पर उस चावल में वातवर्धक गुण ज्यादा होगा, यानी उसमें मधुर अवस्था कम होगा। राजस्थान में तो रुक्ष गुण ज्यादा होगा, उसमें मधुर तो बहुत कम होगा। और हिमाचल में वहां पर ताकत को बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, वृक्षता को करने वाला गुण ज्यादा है, मधुर और स्निग्ध गुण उसमें ज्यादा है। वायु को शमन करने की जो कैपेसिटी है, जितना हिमाचल या जितना जो है कि हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होने वाले चावल में होता है, उतना किसी दूसरे प्रदेश में उत्पन्न होने वाले चावल में नहीं होता। ये देश के प्रभाव से ऐसा हुआ है। ऐसा ही काल के प्रभाव से द्रव्यों पर काल का जो विशेष प्रभाव होता है उसको भी हमें जानना चाहिए। ये काल का प्रभाव क्या है, अंतिम काल ये क्या है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने सुने होंगे, आपने महसूस किया होगा, जो मूली है, जो हम मूली जो है ना, छोटा होता है ना, जब मूली कच्चा होता है एकदम छोटा, तो वो मूली ज्यादा अच्छा होता है, वो 3 दोषों को शमन करने वाला होता है। लेकिन अगर वही मूली काल के फेर में पड़कर बूढ़ा हो जाए और मूली का डंडा जो है ऊपर आ जाए, जमीन के ऊपर पीला पीला सा लगने लगे, उसके फूल आ गया और उसके फल भी होने लग पड़े, उस अवस्था का जो मूली है वो त्रिदोषों को बढ़ाने वाला होगा। मूली तो वही मूली है, अब वो किसी भी देश में हो, किसी भी प्रकृति में हो, किसी भी इस स्थिति में हो, लेकिन काल भेद से उसमें यह चीज आ गया। ऐसे ही एक और चीज है जहां पर जैसे बेल का, बेलगिरी बोलते हैं ना, अगर काल के भेद से देखो बेल के फल में परिवर्तन है। अगर आप कच्चा फल लोगे तो वो संग्रहणी में काम करेगा। किसी को लूज मोशन बार बार होता है तो वही बेल के कच्चे फल लिया जाए, उसको रोक देगा, क्योंकि उसमें कसाय रस ज्यादा होता है। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो, शरीर में ताकत की कमी हो, तो वहां पर फिर कच्चा बेल उसको काम खराब करेगा, वहां पर फिर पका हुआ बेल काम करेगा। तो एक ही बेल 2 अवस्थाओं में, 2 काल में, काल मीन्स अवस्था, काल यानी समय, एक ही द्रव्य दोनों अपने उसके अंदर कुछ जो चीजें हैं, उसके अंदर जो भी उसमें विटामिन से जो भी चीजें हैं, जो केमिकल है, या मैं क्या कह सकते हैं उसको, हम क्या कहेंगे, वो चीजें समय के साथ साथ परिवर्तन होता हुआ जाता है। और वो खुद के लिए परिवर्तन होने के बाद तो उसमें फूल आ रहा है, उसी मूली से उसमें फल भी आ रहा है, उसमें एक प्रकार का है ना, एकदम जो छोटा मूली है वो मीठा होता है, लेकिन बड़ा मूली मीठा नहीं होता। तो बड़ा वाला जो मूली है वो 3 दोषों को बढ़ाने वाला है, छोटा वाला मूली। तो बहुत सारे लोग मैं क्या देखता हूँ, जो मूली खार बनाते हैं, जो आप लोगों ने सुना है कभी मूली खार, किसने सुना है? अनिल सिंह जी सर, सुना है। है? जी गुरु जी। हाँ सर। आचार्य जी, हाँ, आप, हाँ जी, गुरु जी उसमें 8 बजे से क्लास लिखा है, अभी स्टार्ट हुई है खत्म होने वाली है? स्टार्ट बस खत्म होने वाली है। अब आप लोगों को मैं
ये सिखाता हूँ, मूली खार बनाना सिखाता हूँ। जो ये क्षार होता है ना, क्षार जो होता है, अब ये चरक में भी ये बात लिखा हुआ है, आप लिखिए जरा मूली खार बनाने की विधि यूट्यूब में डाल देना। मूली खार कैसे बनाया जाए? सबसे पहले मूली लेना है, और कौन सी वाली सर? मूली वही मैंने बताया, ताजा छोटी वाली मूली जो पका हुआ ना हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग मूली को पका हुआ मूली जब पूरी तरह से जब काम बाजार में नहीं बिकता तो फिर चले जाते हैं, भाई साहब ये मूली तो हमारे मतलब का चीज है। ये मूली तो हमारे मतलब का चीज है। अब मूली खार कहाँ काम करता है? बहुत सारे क्षार होता है। क्षार जो होता है ना, किसी भी चीज को अगर आपने जलाना है, काटना है, तोड़ना है, वहां से हटाना है, तो क्षार सबसे उत्तम है। जिस प्रकार से मधुर रस जो है, जो क्षार गुण है वो रस के अधीन नहीं है, ये ध्यान देना। क्या नहीं है? रस के अधीन कौन है? जो जीव का विषय है, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जीव का विषय है। ध्यान देना, रस में गंध नहीं होता, रस में गंध नहीं होता। अगर कोई चीज है उसमें कोई स्मेल है और उसका एक स्वाद भी है, तो स्मेल अलग चीज है और स्वाद अलग चीज। स्वाद जो है रस स्वाद को देता है, स्मेल नहीं देता। जो क्षार है वो स्मेल भी देगा, क्षार जो है क्या देगा? स्मेल देगा। तो सबसे पहले मैं आपको मूली खार बनाने की विधि बताता हूं। अभी कुछ दिन के बाद मूली तैयार हो जाएगा, अभी सर्दी का मौसम जैसे शुरू होगा तो मूली तैयार हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि पुराना मूली दोषों को बढ़ाता है, नया मूली दोषों को शमन करता है। तो अब जो मैं आपको मूली खार बनाने की विधि बता रहा हूँ, ये आप बवासीर में प्रयोग कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन में प्रयोग कर सकते हैं, पीसीओडी में प्रयोग कर, मतलब शरीर के अंदर कोई ऐसा हिस्सा जो आप कैंसर में इसको प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी किसी चीज को काटना है, तोड़ना है, फोड़ना है, बवासीर मस्से को काटने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। गैस में गैस्ट्रिक हो रहा है किसी को, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अल्सर हो रहा है, अल्सर में नहीं करना है। तो गुल्म है, गुल्म में आप, हाँ जी रिकॉर्डिंग लगाया हुआ है, तो गुल्म में आपने इसको प्रयोग करना है। तो मूली खार का प्रयोग कहाँ करना है? इन जगहों में। मूली खार का प्रयोग आप कहाँ करोगे? किसी भी, चलो पहले आप मूली खार बनाने की तरीका सीख लो। मूली को लेके आओ, उसके पत्ते को निकाल के फेंक दो, उसके पानी से धो लेना, छोटे छोटे पीस करके धूप में सुखा दो, बढ़िया सूख जाएगा, आग से उसको जला देना, राख बन जाएगा। आप देख लो कि कितना राख बन गया। अगर 1 सर केजी जलाना इसका कैसे है? राख, जलाना धीरे धीरे लोहे की कढ़ाई में डाल के जलाना है। जितने भी क्षार इसी विधि से बनता है। जल गया, सफेद राख, देखना एक साथ नहीं जलाना उसको। अगर आप एक साथ जलाओगे तो क्या होगा? एक साथ जलाओगे तो क्या होगा? काला पड़ जाएगा। तो जलाते वक्त ये ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा करके उसमें आग में डालते जाओ। थोड़ा सा डालोगे तो जल जाएगा, सफेद हो जाएगा, फिर थोड़ा डालो, फिर जल जाएगा, फिर सफेद होगा। उसके राख को सफेद होना है। काला राख होने का मतलब है आपका ये जो क्षार है गलत हो जाएगा। राख एकदम आपका सफेद होना चाहिए। अब उसके बाद अगर 1 लीटर आपका ये पाउडर है तो उसको पहले कपड़े में अच्छी तरह से पहले बढ़िया सा मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लो। काला काला जो राख होगा थोड़ा सा बचा है उसको अलग से फेंक दो। सफेद सफेद सा राख ले करके पहले साफ कर लो कपड़े से, उसको थोड़ा सा ऐसा करोगे तो एकदम पाउडर निकल जाएगा। अब वो पाउडर कितना है? अगर 1 केजी पाउडर आपका ये बना है तो कम से कम इसमें आपने 4 गुना ज्यादा पानी डालना है।
4 गुना पानी डाल करके बढ़िया सा इसको मसलना है, और एक प्लास्टिक का कोई जो होता है बाल्टी होता है उसमें डालना है, उसके रखना है, प्लास्टिक के जो बाल्टी है उसमें रखना है, और रख करके अच्छी तरह से मसल करके ढक के रख दो। दिन में 2 बार इसको हिलाना है। हिलाते वक्त ध्यान देना, अगर आप नीम के डंडे से इसको हिलाओगे तो बहुत अच्छा है। नीम के डंडे से हिलाते के सुबह हिलाया, शाम को हिलाया, फिर ढक के रख दिया। ऐसा 2 दिन 3 दिन। फिर उंगली थोड़ा सा पानी में लगाओगे तो कुछ चिकनाहट आपको महसूस होगा उंगली में। पानी में जब उंगली लगाओगे, ऐसा ऐसा करोगे तो वो चिकनाहट आपको महसूस होगा। फिर उसके बाद क्या करना, जैसे आपको लगेगा समथिंग लगा लो, 2 दिन तक आप रखोगे तो तीसरे दिन में ऐसा हो जाएगा, चिकनाहट महसूस होगा। फिर उसके बाद ऊपर का जो शुद्ध जो पानी है उसको आराम से नितरना है, नीचे का राख ऊपर नहीं आना चाहिए। उस पानी को आराम से किसी दूसरे पात्र में ले लो। अनिल जी को पता है ये विधि? अनिल जी को पता है कि नहीं? हाँ जी नहीं अनिल दे जी। रहा था तुमको। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। निशांत जी को पता है कि नहीं ये विधि? नहीं पता था। ओके ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर बनाना। देखो हर एक चिकित्सक के पास क्षार होना चाहिए, क्योंकि क्षार वो चीज है, अगर आप कुछ भी नहीं हो रहा है, कैंसर है, थायराइड है, अगर कफ की वजह से होने वाला थायराइड है, या कफ से संबंधित जितने भी जो व्याधि है सब में काम करता है। कौन सा सर? सब में कफ से संबंधित जितने भी जो मूली खार हो गया, यवा खार हो गया, सज्जी खार हो गया, ये सारे जो क्षार जो है वो लेखन गुण वाला गुण होता है इसमें ना, तो सब चीज तोड़ फोड़ के रख देता है अंदर। किसी के सर पानी से निकाल कर क्या करना है सर? हाँ मैं बता रहा हूँ आपने आराम से उसको नितारा, उसके बाद फिर कपड़े से दोबारा उसको छानना है। निथारने के बाद वो पानी को एक जगह रख लो आप स्टोर करके। उसके बाद वो जो बचा हुआ जो था ना राख, उसमें और भी उसके अंदर हो सकता है दवाई, तो उसमें थोड़ा सा और पानी डाला, उसको हिलाया, डाल करके अच्छी तरह से कपड़े से ढक दिया, और बाद में फिर उस पानी को दोबारा आप छान लो। ऐसा करके जितने देर तक आपको वो चिकनाहट उस पानी में दिखाई देगा, उस राख में पानी डालते वक्त, उतना उतना आपने उसको निकालते रहना है। तो फाइनली जो राख है उसको फेंक देना है आपने, जो राख है उसको फाइनली फेंकना है, और जो पानी है उसको 1-2 बार कपड़े से उसको क्या करना है आपने, छानते रहना है। छानते 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 पानी एकदम क्लीन हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। जब क्लीन होगा तो ही अब आपने उसको कढ़ाई में रख करके दोबारा उबालना है। ध्यान देना, उसको छानना है कई बार। जब आप छानोगे तो सारा राख बाहर निकल जाएगा, पानी एकदम क्लीन पानी बचेगा। अब उस पानी में है क्षार, उस पानी को आपने आग में के ऊपर कढ़ाई में रख करके धीरे धीरे पकाना है, छोटे आग में, आंच का एकदम कम देना है। ध्यान देना है कि वो पानी उबले ना, बस पानी नहीं उबलना चाहिए। राख इसको क्षार बनाने के लिए पानी उबलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे वहां से धुआं निकलना शुरू होगा, कढ़ाई से धुआं तो निकलेगा लेकिन उछाल नहीं, उबलना नहीं चाहिए वो पानी। ऐसा करते 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 वो सूख जाएगा। मैंने 2-3 क्षार बनाए हुआ। एक तो मैंने अपमार्ग के क्षार बनाए, आप लोगों ने अगर देखे हो, मैंने बनाया था, वीडियो मैंने डाला हुआ है। अपमार्ग का क्षार बेहतर काम करता है। मैंने बनाया हुआ है पपित क्षार, बवासीर अपना ये गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत ही बेहतर काम करता है पपित क्षार। पॉपित क्या होता है सर? एक सेकंड, हसन जी ने लिखा है। हाँ, तो जो पानी को हमने निथारा था ना, उस पानी को पकाने के लिए डालना है। वो पानी को, जो कचड़ा था वो फेंक दिया, पानी को पकाने के लिए डालना है। पपित का यानी पपीता जो होता है ना, पपीता। जी जी जी। अगर किसी के भी पित्त के थैली में पथरी है तो पपीता के छार बना करके बढ़िया सुखा दो। हालांकि वो सूखता नहीं, मैंने देखा वो गीला गीला ही होता है। छार बनाओ पपीते का,
उसी विधि से बनाना है। पहले पपीते के जड़, उसके टहनी, सारा कुछ डंडा वंडा लेके आओ, पत्ते को नहीं लेना है, और उसको छोटे छोटे पीस करके काट लो। और काटते वक्त ना थोड़ा हाथ में कुछ लगा लेना, एकदम कुछ जो होता है वो लगा लेना, नहीं तो हाथ में कोई सपोर्ट ले लो, नहीं तो किसी चीज़ से पकड़ करके, जो होता है ना चिमटा, चिमटा से पकड़ के उसको काटना है, नहीं तो आपका हाथ छाला छाला हो जाएगा, एकदम हाथ में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, कट जाता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना छार होता है उसमें। तो उसको बाद में पका लेना, और एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा क्या बनेगा, उसमें से राख जैसा बनेगा सभी। वो जब पानी को जब उबालोगे तो अंतिम में क्या होगा, अंतिम में सफ़ेद सा राख जैसा बनेगा, मलाई जैसा बनेगा। उसको थोड़ी देर तक मंद आंच में पकाते जाओगे, ध्यान देना उबलना नहीं चाहिए। उसके बाद उसको खुरच करके किसी जगह में आप एक थाली में कहीं धूप छाँव में, धूप में रख दो, अच्छी तरह से सूख जाएगा, बढ़िया सूख जाएगा। उसके बाद एक डिब्बे में रख लो और बाहर लिख लो ये छार है। अगर अपमार्ग का बनाओगे इसी तरह से जला करके राख बना करके, तो ये अपमार्ग छार हो गया। पपीता का बनाओगे तो पपीत छार हो गया। और अगर आप इसका बनाओगे, क्या बोलते हैं, पित्त के पथरी के लिए, रसौली के लिए, ये आपका मूली छार, तो मूली हो गया। यवा खार होता है एक, यवा मीन्स जौ होता है ना, जौ, उस जौ के पूरा खेत खरीद लो, किसी ने जौ लगाया हुआ होता है, पूरा उसका पका हुआ बीज उसके जड़ सहित उखाड़ के ले आओ, और उसके जड़ को पानी से धो लो, धूप में बढ़िया सुखा लो। उसके बाद उसको सूखने के बाद जला लो, राख हो जाएगा। उस राख को भी इसी विधि से बना लो। तो यह जो छार जो होता है, शरीर में लेखन कर्म करता है, दीपन पाचन कर्म करता है। अगर किसी के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ट्रबल गैस्ट्रिक है, तो आपने अजवाइन, क्या नाम है इसका, अपमार्ग छार आप दे सकते हो, मूली छार आप दे सकते हो, और युवा खार आप दे सकते हो। आ रहा समझ में? सर अभी ये गल सर अभी ये धुआं निकल रहा है सर, उबालना नहीं है, इसके हाँ, बाद धुआं इसको पानी को पूरा निकलेगा। हाँ, धीरे धीरे करके हवा से पूरा धुआं से पूरा उड़ जाएगा, और ये कुछ बचेगा नहीं बस। जब अगर आप छार बनाओगे ना, तो जब आप राख डालोगे तो थोड़ा सा चूना सर भी डाल देना सर उसमें। अब हाँ जी, सर अभी कुछ नहीं बचा तो फिर कर क्या रही है अभी तक? हाँ, अभी आप कह रहे हैं सर कढ़ाई में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं तो फिर बचेगा क्या है सर? अंदर नीचे छार बचेगा, छार छार। उसका जो सत्व जो होता है, सत्व, सत्व भी बोल सकते, छार भी बोल सकते। वो लिक्विड फॉर्म में होगा ना? और सर एक वीडियो में सर बना के दिखाइए सर, कैसे बनाते हैं, एक अरे वीडियो मैंने बनाइए बनाया इसके तो ऊपर। है, सर इसका मैंने बनाया हुआ है, मैंने दो बार सर हमको तो मिल नहीं पाती ये वीडियो। सर ये इसका वीर्य क्या होगा? वीर्य सर छार का वीर्य उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, लघु गुण है। उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु। तीव्र उष्ण है, तीव्र रुक्ष है। सर वीडियो कैसे सर्च करनी है, थोड़ा बता दीजिए सर। छार कैसे बनाएं? अब वो भी मैं नहीं नहीं, अरे सर मैं बताऊंगा आपको, सर का चैनल है उसमें चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सारे। अच्छा अच्छा। मैं आप चलो मैं भेज देता हूँ, यहाँ पर मैं इन्होंने भेज देता हूँ। सर ये उष्ण बताया, तीक्ष्ण और लघु। उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला है। और सर लघु इसके बाद क्या बताया था? उष्ण तीक्ष्ण लघु, बस। रुक्ष रुक्ष रुक्ष। सर ये किस रोग में काम करेगा ये और बता दीजिए। ये जितने भी प्रकार के जो है, चाहे वो लिपोमा हो, चाहे आपका आपका देखो बवासीर के मस्से है, उसको काटना है, कुछ नहीं करना है, छार बना हुआ है, और वो छार को थोड़ा सा किसी चीज में लगा करके, तिल के तेल में छार मिला लो, उसको लगाने के लिए दे दो, काम हो गया। किसी के लिपोमा, यहाँ पर गांठ है, उसको लगा दो। यहाँ पर कहीं तिल है, तिल मिट नहीं रहा, वो पूरा काट देगा, वो काटने के लिए है, लेकिन नेगेटिव असर भी नहीं करेगा। जो केमिकल होता है वो तो वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकृति से तो सर ये हमने इसका रिजल्ट
एक बार या 2 बार में आता है या लंबे टाइम में आता है? जैसे कि हम मस्से को काटने के लिए जैसे चूना और थोड़ा सा टाइम लगता है, बस टाइम लगता है इसमें ना, चूना जैसा ही गुण होता है इसमें। तो ये तो सर चूना अगर लगाते हैं किसी मस्से को काटने तो बहुत तेज दर्द पैदा कर देता है सर, तो हाँ, इस उसको टाइप का तो करेगा, नहीं होगा नहीं? थोड़ा बहुत होगा, इसीलिए तो वो देख करके ना, उसके सत्व आदि बलों को देख करके इसमें दूसरी चीजें मिलाना होता है, लगाना होता सर ये तब तक साल से ही निकल जाती है कि गैल ब्लैडर की वो स्टोन? है। सभी गॉल ब्लैडर में भी आपने करना है। आपको मैं गॉल ब्लैडर का फॉर्मूला देता हूँ परसों के क्लास में। चलो, एक इतना बढ़िया सॉलिड गॉल ब्लैडर का मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। आप लोग मुझे ये ना सर जीवन में, इस जीवन में तो छोड़ो, दूसरे जीवन में भी याद रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं सर। सर, लेकिन मेहनत स्टोन के बहुत पेशेंट बहुत हैं हमारे यहाँ। इसका इसका सर प्रयोग कैसे करना है? मतलब पानी से यूज करना है या फिर कैसे वो यूज मैं करना है? आपको परसों में बता दूंगा आपको। नहीं, सर मूली इसके खार का इससे सर। संबंधित सर वीडियो घेर दीजिए सर इसी ग्रुप में। मैं डाल दूंगा। और हाँ, अच्छा रहेगा। गुरुजी मूली खार का तो किडनी स्टोन फाइनल कर देते सर आज। मूली खार का फाइनल हो गया मेरे भाई। मूली खार को वही है, पूरा पानी को जलाना है, धुआं बन के पानी उड़ जाएगा, नहीं जो नहीं, मैं सर खार ये बचेगा। तो सर ये तो बन गया है, लेकिन इसका सेवन सुबह शाम करना है, खाने से पहले करना है, यार बाद समझे करना नहीं, है? दवाई जो खाना है ना, वो तो रोगी के हिसाब से ही होगा ना जी। आपने दवाई बनाया है, अब रोगी का बल क्या है, सत्व बल क्या है, सत्व बल है, अवर बल है। रोगी के जो रोग, जो समस्या है, जैसे मान लो किसी का बवासीर है, या मान लो किसी को पित्त की थैली या गुर्दे में पथरी है। पथरी कितना बड़ा है, जितना बड़ा पथरी उस हिसाब से आप वो छाड़ दोगे ना। लेकिन इतना है कि गुर्दे की पथरी निकाल देगा, गॉल ब्लैडर की पथरी निकाल देगा, सब निकालेगा। मतलब उसमें दूसरी चीजें भी डालना होगा। देखो, बाजार में जाओगे तो आपको डुप्लीकेट मिलेगा। जब हम बाद में पढ़ेंगे क्षार के बारे में, तो वहां पर डुप्लीकेट चीजें मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद बना करके एक बार रख लो के, बस किसी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आयुर्वेद सीख रहे हो, अपने हाथ, अपना हाथ तो जगन्नाथ, क्या बोलते हैं ना, एक अपना हाथ तो जगन्नाथ। बस खुद से बनाओ, मजे लो बस। अपना काम अपने हाथ। हाँ, अपना काम जो है, दवाई खुद बनाओ, अपने अपने हाथों से बनाओ। बाजार में जाओगे मार्केट से तो सर मैंने मंगाया था, बिल्कुल यूजलेस था सर, मूली जैसे पीस हाँ, के वही छोटी तो छोटी मैं बारीक बता, करके। हाँ, बस वो बाजार उसको का नहीं सुखा होता। के ही दे दिया सर, आप जो है अपने हाथ से बनाओ, अच्छा है। और उसने कुछ यूज, उसका कोई यूजेबल नहीं था, बेकार था वो। हम्म तो ये है, आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अब हम कल भी पढ़ेंगे, कुछ अच्छी चीजें हम समझेंगे, जानेंगे।